नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद संगीता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें तथा लाइक और शेयर कर दें। जो पहली बार देख रहे हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम देखते हैं मानव संसाधन। मानव संसाधन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संसाधन वो होता है जो हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जो हमारे तकनीकी ज्ञान के अंदर आता है, मतलब वैसी सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिससे हमारी आवश्यकता पूर्ति होती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। मानव संसाधन, मानव संसाधन मानव स्वयं में एक बहुत बड़ा संसाधन है। मतलब सभी संसाधनों में सर्वोत्तम संसाधन जो है उसको मानव को माना गया है। मानव संसाधन वह प्रक्रिया है जो देश के आर्थिक विकास के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु योग्यता एवं कौशल प्राप्त व्यक्ति को हम मानव संसाधन कहते हैं। जैसे शिक्षक हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर। अब हम देखते हैं आगे। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वास्थ्य, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अनेक शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन वह मानव मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक शिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने, रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करता है। जनसंख्या का वितरण, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। 90% भाग पे 90% जो जनसंख्या है वह कितने परसेंट भाग पे निवास करता है? 30%, यानी 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विस्तृत वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में, उच्च पर्वतों में और विस्तृत वनों में जो जनसंख्या होती है वो बहुत कम होती है। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में
बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के केवल 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। विश्व टोटल वर्ल्ड के 60% लोग कहाँ सिर्फ 10 देश के अंदर ही रहते हैं। 60% लोग सिर्फ 10 देशों में ही रहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं और इन 10 देशों में जो जनसंख्या है वह 10 करोड़ से क्या है अधिक है। अब यहाँ पे विश्व की घनी आबादी वाले देश हैं जो विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर इन देशों को चिन्हित करें। किनको किनको चिन्हित करना है? जापान, रूस, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया, यूएसए, भारत और चीन। चीन जो है वह विश्व में जनसंख्या के दृष्टि से पहला स्थान रखता है, लेकिन वर्तमान में दूसरा स्थान भारत का है। लेकिन जो वर्तमान की कंडीशन है वह भारत की जो जनसंख्या है वह चीन से भी ज़्यादा हो गई है। लेकिन कोविड की वजह से ये जनगणना नहीं हो पाया था, इसलिए अभी भी चीन को ही 1 नंबर पे रखा गया है। लेकिन जो वर्तमान कंडीशन है वो भारत की है जो 1 नंबर पे हो गया है प्रेजेंट में। जनसंख्या का घनत्व। पृथ्वी भूपृष्ठ के 1/3 क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से वह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। भौगोलिक कारक। स्थलाकृति। भौगोलिक कारक में स्थलाकृति भी आ जाएगा, तो स्थलाकृति को देखते हैं। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। पर्वतों और पठारों पर रहना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं। जो गंगा का मैदान है वह सबसे अधिक क्या है, घना बसा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे खेती करने के लिए प्लेन एरिया मिल जाता है, पानी की उपलब्धता है, जलवायु भी हमारे अनुकूल है, इसलिए गंगा का मैदान क्या है, बहुत ही ज़्यादा घना बसा हुआ क्षेत्र है। जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। एंडीज, आल्प्स और हिमालय क्या है, विरल बसे हुए हैं, यानी यहाँ संख्या लगभग ना के बराबर है। जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत कम है। जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और आर्कटिक में रहने से बचते हैं। अब सहारा का मरुस्थल हो गया, ध्रुवीय एरिया हो गया रूस का, और कनाडा का आर्कटिक में, यहाँ पे लोगों को रहना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अब ये सहारा मरुस्थल है तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो यहाँ भी बहुत मुश्किल, पानी भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे रहना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में
बर्फ ही बर्फ रहता है, जिससे अनाज का भी उत्पादन नहीं होगा, रहने के लिए भी अनुकूल कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि सूर्यता तब बहुत कम मिलती है। इसलिए ऐसे जगहों पे रहना बहुत मुश्किल होती है। इसलिए यहाँ पे लोग रहने से क्या करते हैं, बचते हैं, मतलब नहीं होती है जनसंख्या यहाँ पे। मृदा, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगहो, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगहो, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान क्या हैं, घने बसे हुए हैं। अब जल को देखते हैं। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। जहाँ पे ऐसा जल, मतलब जल का मतलब सिर्फ जल ही नहीं, ऐसा जल जो अलवणीय हो, जिसमें नमक की मात्रा न हो, यानी समुद्री नमक ना हो, खारा नमक ना हो, मृदु नमक हो, मृदु जल हो, तो वहां पे लोग क्या करेंगे, रहना चाहेंगे। इसीलिए जो विश्व की जो भी सभ्यताएं हैं वो कहाँ पे विकसित हुई हैं, नदी घाटियों के आसपास ही विकसित हुई हैं। जबकि जो मरुस्थल होता है वह विरल होता है, वीरान होता है, इसलिए वहां जनसंख्या नहीं पाई जाती है। अब खनिज को देखते हैं। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। खनिज है जो, अब दक्षिण अफ्रीका की जो हीरे की खान है, मध्य पूर्व में तेल की जो खानें हैं, इन क्षेत्रों में लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पे रोजगार वगैरह इन लोगों को मिल जाता है, आमदनी हो जाती है, इनकम हो जाता है। इस वजह से लोग यहाँ रहने के लिए क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वह कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्रियाकलाप में देख लेते हैं। चित्र 6.2 को देखें एवं पता लगाएं कि इनमें से कितने देश एशिया में हैं। संसार के मानचित्र पर उन्हें विभिन्न रंगों से चिन्हित करें। यहाँ पे ये कह रहा है कि एशिया के मैप को देखें और उसमें कौन कौन से देश हैं, उनको क्या करें, अलग अलग रंगों से चिन्हित करें। जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है, लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्ष खुला और खाली दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है, लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखने लगता है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारक औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र भी क्या करते हैं,
लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे वाराणसी हो गया, यरूशलेम हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, ये सब जगहें जो हैं वह लोगों को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। सामाजिक कारण, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे। जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा 6.3 में दिखाया गया है। क्यों ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों को भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या का 1 अरब हो गई थी। 1804 में जो विश्व की जनसंख्या है वह कितना हो गया था, 1 अरब हो गया था। 150 वर्षों बाद यानी 150 वर्ष बाद कितना हो गया, 1859 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब हो गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या 2 गुनी यानी 6 अरब हो गई। 1959 में 3 अरब थी, 1999 में मात्र 30 इयर्स में कितना हो गया, 6 अरब हो गया। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधि के वितरण, मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। यानी जैसे जैसे खाद्य की पूर्ति होने लगी, औद्योगिक औषधियाँ मतलब मेडिकल फैसिलिटी बढ़ने लगी, तो जनसंख्या जो है वह मृत्यु दर तो कम हो गया, लेकिन जो जन्म दर था अभी भी उसी रेशियो से होता रहा। इसलिए जनसंख्या में क्या हो गया, विस्फोट हो गया, अचानक से बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई। जन्मों के साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। अब जन्म दर उसे कहते हैं जो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या क्या होता है, जन्म दर होता है। मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या, मतलब प्रति 1000 व्यक्ति में कितने लोग मर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। मतलब मृत्यु दर को भी 1000 में मापा जाता है। अब प्रवास उसे कहते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने को और जाने को, मतलब किसी क्षेत्र विशेष में लोग आ रहे हैं उसे भी प्रवास कहेंगे, और कहीं से कहीं लोग जा रहे हैं उसे भी हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। मृत्यु दर और जन्म दर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, वृद्धि दर कहते हैं। यानी मृत्यु का दर और जन्म का दर
या दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि होती है। मतलब मृत्यु दर जो है वह जन्म दर, मृत्यु दर कम हो और जन्म दर अधिक हो तो इससे भी क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि होती है। जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना वह जनसंख्या एक जैसी रहे, मतलब जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने ही मर रहे हैं तो जनसंख्या क्या होगी, एक समान रहेगी। जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना, जनसंख्या कम, यानी जन्म ले रहे हैं कम लोग, जैसे मान लीजिए 10 लोग जन्म लिए और जो मरे वो 15 लोग मरे तो इससे जनसंख्या जो है वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक या अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। अब उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, एक स्थान को छोड़ करके कहीं अन्यत्र यानी दूसरे स्थान पे चले जाते हैं तो उसे हम लोग उत्प्रवासी कहते हैं। अप्रवासी यानी किसी स्थान विशेष से वह किसी दूसरे स्थान विशेष पे आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मतलब आने को अप्रवास कहते हैं। तो ये हो जाएंगे अप्रवासी हो जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा जनसंख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। सूडान ऐसा देश है जहां से लोग क्या किए हैं, उत्प्रवास किए हैं, यानी वो सूडान से कहीं अन्यत्र चले गए हैं इसलिए वहां की जो जनसंख्या है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। ये शब्दावली इसको देख लेते हैं। अप्रवास जब व्यक्ति नए देश में जाता है, उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। चैप्टर काफी लंबा है तो आगे का जो शेष पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसको यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।